हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग को हैप्पी जन्माष्टमी। और आज बच्चों जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रहेगा पेडिग्री एनालिसिस। तो इस शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि आज ये हमारा दूसरा वीडियो है जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे और वीडियोज़ क्या भविष्य में आते रहें इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। क्लास 12th का टॉपिक है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स मैं चाहता हूं कि आपको पता हो, ठीक है। तो अगर आपने मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को अभी तक नहीं पढ़ा है और जो बेसिक टर्म्स रिलेटेड हैं जैसे कि होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन, अलील, जीन, क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स, एलोसोम्स, तो इन टॉपिक्स को पहले आप क्लियर कर लें। तो क्या इन टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए होगा, आप हमें बताइएगा, तो हम इस वीडियो के साथ भी आपके सामने आएंगे। तो अगर आपको वो टॉपिक पढ़ लिया है तो आप इस वीडियो में फिर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस से संबंधित एक बेसिक बात आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी ट्रेट इन ह्यूमन जो है वो इनहेरिट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन कोई ट्रेट इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट से, उन्होंने उनके पेरेंट से इनहेरिट किया होगा। ये बात हमको बहुत पहले से पता थी। मतलब मेंडल ने जब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया उससे पहले से ये बात पता थी, ठीक है, कि ट्रेट जो होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, फिर उनके अगले जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन अगर हमको ये पता करना हो कि कोई ऑफस्प्रिंग है उसने ट्रेट को इनहेरिट किया है अपने पेरेंट से और वो ट्रेट अगर उसके पेरेंट में ना हो सकता है कि उसके फोर फादर में हो, है ना, तो उसने इनहेरिट किया है कोई ट्रेट की नहीं, इसका पता कैसे चलेगा। जैसे हमको ये तो मालूम था पहले से कि ऑफस्प्रिंग जो हैं वो ट्रेट इनहेरिट करते हैं। अब सुनिए, वो कोई नॉर्मल ट्रेट हो सकता है या फिर वो कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है, कि जैसे कई सारे डिसऑर्डर जो हैं ऑफस्प्रिंग को उनके पेरेंट से मिलता है, ठीक है। ऐसे ही कोई नॉर्मल ट्रेट भी हो सकता है, जैसे आई कलर हो सकता है, ठीक है, जैसे हेयर कलर हो सकता है, और भी बहुत सारे ट्रेट हैं। जैसे एक टंग का रोल करने वाला होता है, ठीक है, टंग को रोल कर लेते हैं, तो ये नॉर्मल ट्रेट है ना। और कुछ डिसऑर्डर भी हो सकते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया वगैरह, तो इन्हें भी इनहेरिट कर लेता है इंसान, ठीक है। तो ये बातें हमको पहले से पता थी, लेकिन उसने अपने पेरेंट से इनहेरिट किया है या उनमें कहाँ से आया है, इस बात का कैसे पता लगाएं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इस बात का पता जैसे हम प्लांट में लगाते थे वैसे लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, लेकिन नहीं, ह्यूमन में टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस कराना फिजिबल नहीं होता है, ठीक है। वहां पर ये कंट्रोल्ड क्रॉसेस कराने, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस फिजिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो बहुत लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं और जिनका लाइफ स्पैन जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है। मतलब एक ऑफस्प्रिंग को पूरा कैपेबल होने में कि वो अगला जनरेशन को प्रोड्यूस कर ले काफ़ी साल लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का सिंपली हेल्प से हम पता नहीं लगा सकते हैं कि ट्रेट जैसे हैं कहाँ से इनहेरिट हो रहे हैं। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए, तो इसके लिए एक मेथड लाया जाता है जिससे हमें ट्रेट के इनहेरिटेंस का पता लग सके, ठीक है। तो पेडिग्री उन मेथड में से एक है। पेडिग्री एक ऐसा मेथड है जहां पर हम ट्रेट का इनहेरिटेंस पता लगाते हैं, है ना, किसी एक फैमिली में ओवर जनरेशन। कि हम क्या करते हैं कि किसी फैमिली का एक फैमिली ट्री, एक फैमिली चार्ट बनाते हैं जिसमें हम पता करते हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो किस जनरेशन में है और किन किन जनरेशन्स में वो ट्रेट दिखा है। तो ये हम एक पूरा चार्ट प्रिपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि भाई ये ट्रेट एक्चुअली अगर किसी में एक्सप्रेस हुआ है तो वो उसने कहाँ से इनहेरिट किया है। तो ये जो मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम एनालाइज कर रहे हैं एक फैमिली में ओवर जनरेशन की इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट का,
तो दैट मेथड इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। तो अगर हम उसको शब्दों में बोले तो व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? तो पेडिग्री एनालिसिस इज द एनालिसिस और अ मेथड टू एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट ओवर जनरेशन इन अ फैमिली। क्लियर? चलिए, बहुत बड़ी बात, इतनी बात हो गई। अब फिर आता है कि ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये करेंगे कैसे, ठीक है? तो इसके लिए हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जो फैमिली ट्री हमें बनाना है, जो फैमिली चार्ट हमें बनाना है, उसके लिए हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पहले उन सिंबल्स को पता करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कौन से सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस में पेडिग्री चार्ट बनाने के लिए या फैमिली ट्री बनाने के लिए जो सिंबल आता है उसमें एक सिंबल ऐसे बनाते हैं अगर हम, तो ये सिंबल बनाता है जो सिंपल सर्कल है, ये हमें बताता है कि ये एक नॉर्मल फीमेल है। अगर ऐसा एक हम स्क्वायर में बना देते हैं तो ये बताता है कि ये एक नॉर्मल मेल है। अगर हमने इस सर्कल को ऐसे डार्क कर दिया, ऐसे सर्कल को और ऐसे स्क्वायर को अगर डार्क कर दिया, तो ये बता रहा है कि ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। जैसे ये अफेक्टेड फीमेल हो गई और ये अफेक्टेड मेल हो गया। अगर सर्कल को स्क्वायर से ऐसे लाइन से जोड़ देता है तो ये लाइन बताती है कि इस फीमेल और इस फीमेल के बीच में मेटिंग है, मतलब इन दोनों का मैरिज है आपस में। अब अगर इसी में हम शेड कर दे तो बताएगा कि एक अफेक्टेड फीमेल, जैसे मान लीजिए इसको शेड कर दे तो वो बताएगा कि अफेक्टेड फीमेल का मैरिज एक नॉर्मल मेल से हो गया है। अगर एक लाइन ऐसी जुड़ी हुई है आपस में और फिर उससे ऐसी कुछ लाइन जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो ये बता रहा है कि इन दोनों में मैरिज है और ये उनके ऑफस्प्रिंग हैं। मतलब ये हो गए ऊपर वाले पेरेंट और ये आपस में हो गए सिबलिंग्स, ये सिबलिंग्स हो गए। जैसे ये दोनों दो सिस्टर हो गई, क्योंकि इसके लिए फीमेल ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये दोनों सिस्टर है, तो ये ब्रदर सिस्टर दिखा रहा है, ठीक है। अगर इस प्रकार से कोई मान लीजिए अगर वो बना रखा है, सिंबल बना रखा है, तो जहाँ से एक लाइन से, एक पॉइंट से दो लाइनें ऐसे निकल रही हैं, तो बता रहा है कि ये दोनों जो हैं वो ट्विन्स हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ट्विन्स हैं, ठीक है। और अगर कभी ऐसे करके और एक लाइन के बजाय दो लाइन बना दे तो ये बताता है कि ये मेटिंग इन रिलेटिव्स है, कि रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग है, ठीक है। और ऐसे मेटिंग को कहते हैं बेटा कंसेंजीनियस मेटिंग। हमारी एनसीईआरटी ऐसे मेटिंग को क्या बताती है? कंसेंजीनियस मेटिंग, ठीक है। अगर कभी आपको इस प्रकार का सिंबल दिख जाए, ठीक है, तो ये बताता है कि इस इंडिविजुअल का सेक्स अनस्पेसिफाइड है, हमें मालूम नहीं है, इसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है। और कभी ऐसे बना दे और बीच में 5 लिख दे तो ये बताता है कि 5 ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनका सेक्स जो है वो अनस्पेसिफाइड है, पता नहीं है। तो ये वो कुछ बेसिक हैं, ठीक है, जिसके इस्तेमाल हम करना है और इसी में थोड़े बहुत बदलाव आपको देखने को सवाल में मिलेंगे। जैसे अगर यही एक पेडिग्री चार्ट है, यही एक चार्ट है और इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ऐसे कर दिया, मान लीजिए लेट्स सपोज मैंने ऐसे कर दिया, तो अब ये चार्ट ये बता रहा है कि भाई दो पेरेंट हैं नॉर्मल, उनके बीच में मेटिंग होती है तो तीन क्या बनते हैं, 3 उनके ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, जिसमें से 2 नॉर्मल फीमेल हैं और एक जो मेल चाइल्ड ने जन्म लिया है वो अभी किसी ट्रेट से, किसी डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपको पहले तो क्या पता होना चाहिए, सिंबल्स पता होने चाहिए, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस के लिए हम जीनोटाइप्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है।
देखिएगा, तो यहाँ तक बातें हो गई। हमने पढ़ा कि भाई पेडिग्री एनालिसिस क्या है, तो ये एक मेथड है टू एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट ओवर जनरेशन इन अ फैमिली। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा कि ये इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट के लिए पेडिग्री एनालिसिस है, क्यों? तो कहा कि प्लांट की तरह ह्यूमन में टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस, मतलब ये जो कंट्रोल्ड क्रॉसेस हैं वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी समस्या है कि जो ह्यूमन है वो बहुत ही कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, जिनका लाइफ स्पैन जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो एक लंबे समय में वो कम ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो अगर हमको उनमें इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट पता करना है तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए पेडिग्री एनालिसिस है। पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या करते हैं, तो किसी भी फैमिली के जनरेशंस का हम पेडिग्री चार्ट बनाते हैं, जिसके लिए हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। अब इसके बाद से बात आती है कि इस पेडिग्री एनालिसिस का सिग्निफिकेंस क्या है ना, कि हम ये इनहेरिटेंस ट्रेट जो है वो इनहेरिट हो रहे हैं, इसका हम पता लगाते हैं पेडिग्री एनालिसिस से। क्यों लगाते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो एक बात बेटा कि अगर हमको पेडिग्री एनालिसिस आता है तो जो जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, जो जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं वो किसी भी इंटेंडिंग कपल को, है ना, कपल को ये बता सकते हैं कि भैया क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप दोनों का जो ऑफस्प्रिंग होगा, आप दोनों का जो चिल्ड्रन होंगे, उनमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस का सिग्निफिकेंस कभी अगर पूछ लिया जाए तो इट गिव्स अ प्रोबेबिलिटी, है ना। देखिए एक काम और आपको ध्यान रखना है कि जो पेडिग्री एनालिसिस है वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, ठीक है, कि संभावनाओं पे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो एक प्रोबेबिलिटी बता देते हैं जेनेटिक काउंसलर्स जो होते हैं वो पेडिग्री एनालिसिस के हेल्प से, पेडिग्री चार्ट के हेल्प से, कि कोई कपल है जिनके बीच में शादी हुई तो उनकी जो चिल्ड्रन होगी, ठीक है, क्या उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा कि नहीं होगा। तो ये सब इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमको जो यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस की मदद से जिन ट्रेट का इनहेरिटेंस पढ़ना है, ठीक है, तो एनसीईआरटी में वो कुछ डिसऑर्डर्स ही हैं। जैसे ट्रेट, देखो ट्रेट, नॉर्मल ट्रेट भी इनहेरिट होते हैं, है ना, और डिसऑर्डर्स भी इनहेरिट होते हैं। तो हमको एनसीईआरटी में वो डिसऑर्डर वाले जो ट्रेट हैं उनकी इनहेरिटेंस को पढ़ना है जो एनसीईआरटी ने बना रखा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको ये समझना चाहिए कि जो ट्रेट हैं, ठीक है, या जो वो डिसऑर्डर ही है, जैसे डिसऑर्डर में मान लीजिए कि सिकल सेल अनीमिया एक डिसऑर्डर है, तो एक काइंड ऑफ ट्रेट ही तो है, वो एक डिसऑर्डर है, ठीक है, तो वो भी इनहेरिट होता है। तो हमको इन डिसऑर्डर्स के बारे में पता लगाना है, इन ट्रेट के बारे में पता लगाना है, उन्हीं के इनहेरिटेंस के बारे में पता लगाना है। तो अब यहाँ से एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि भैया जब हम ट्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी ट्रेट को कौन कंट्रोल करता है, तो आप कहोगे सर जीन कंट्रोल करता है। हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, मेंडल के जो प्रिंसिपल थे स्टार्टिंग में बताया गया कि किसी भी ट्रेट को जीन जो है कंट्रोल करते हैं। अब मैं पूछूं कि जीन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, मेंडल के टाइम पे तो ऑल्डो नहीं पता था, लेकिन बाद में तो पता है, हमें तो पता है। तो जीन जो होते हैं आप कहेंगे कि सर वो क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं। हाँ, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए सब वो क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि भैया किसी ट्रेट को, ठीक है, कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है। और ये जीन कहाँ पाया जा रहा है, तो वो क्रोमोसोम पे पाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, क्रोमोसोम पे पाया जा रहा है। अब आपने एक बात पढ़ रखी है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, पेडिग्री एनालिसिस हमको कहाँ पढ़ना है, ह्यूमन में पढ़ना है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से सर, तो एक याद करिए, एक होता है ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, या जिसे आप एलोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं एलोसोम्स, या जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्लियर है इतना? अच्छा, यही सब तो मिलकर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं। टोटल जो 46 क्रोमोसोम हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन के सेल में है 46 क्रोमोसोम, जिसमें से 22 पेयर क्या पढ़ते हैं हम, 22 पेयर क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, ये समझ चुके हैं आप। और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब किसी भी इंडिविजुअल का जो टोटल क्रोमोसोम है 23 पेयर, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहोगे कि सर ऑटोसोम्स को हम ए से करते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं तो अगर फीमेल है तो XX लिखते हैं, और अगर मेल है तो AA + XY लिखते हैं।
क्योंकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये आपने सेक्स डिटर्मिनेशन में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट, यानी हम ऑटोसोम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ए और सेक्स क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई या एक्स एक्स का इस्तेमाल करेंगे, क्या करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि ट्रेट जो होते हैं बेटा वो जीन पे मौजूद होते हैं और जीन जो होता है क्रोमोसोम पे मौजूद होता है। तो हम अगर ऐसे कहें तो ये ट्रेट कहाँ मौजूद होंगे, फाइनली ये ट्रेट जो है सर क्रोमोसोम्स पे मौजूद होंगे। ये जो डिसऑर्डर हैं हमारे सिलेबस में वो ट्रेट सारे डिसऑर्डर ही हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो ये डिसऑर्डर कहाँ मौजूद होंगे, इन डिसऑर्डर के लिए कोई जीन जिम्मेदार होगा भैया, है ना। इन डिसऑर्डर में जैसे नॉर्मल व्यक्ति था, नॉर्मल में कोई म्यूटेशन हो गया, कोई चेंज हो गया, तभी तो डिसऑर्डर आ गया, तो वो भी तो एक ट्रेट है। तो ये जो डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर किस पे मौजूद है फाइनली, तो वो क्रोमोसोम पे मौजूद है। तो कोई भी डिसऑर्डर जो हमें पढ़ने हैं एनसीईआरटी के, वो डिसऑर्डर या तो ऑटोसोम्स पे मौजूद होंगे या तो फिर सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होंगे। और सेक्स क्रोमोसोम पे भी वो या तो एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद हो सकते हैं या वाई क्रोमोसोम पे मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि यही दो क्रोमोसोम है सेक्स में, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। चलिए, तो जब इतना आपने समझ लिया कि कोई भी जो ट्रेट है, कोई भी ट्रेट है वो या तो ऑटोसोम पे मौजूद होगा या तो सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होगा। तो अब इसके अनुसार फिर इस बेसिस पे देखेंगे, फिर इस बेसिस पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर ऑटोसोम पर मौजूद हैं, ठीक है, तो ऑटोसोम पे मौजूद हैं, तो वो जो ट्रेट है या वो जो डिसऑर्डर हैं, वो डिसऑर्डर डोमिनेंट भी हो सकते हैं और वो डिसऑर्डर रिसेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक आपसे बेसिक बात पूछूं कि मैं कहता हूं कि कोई भी ट्रेट ऑटोसोम पे मौजूद है और वो डिसऑर्डर जो है वो डोमिनेंट हो सकता है, वो डिसऑर्डर रिसेसिव हो सकता है। तो अगर कोई ट्रेट रिसेसिव है तो वो कब एक्सप्रेस होगा, वो जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी हो पाएगा अपने आप को, अगर रिसेसिव है तो। क्योंकि अगर ये इसके साथ ऐसे वाला मौजूद होगा तो फिर ये तो डोमिनेंट बता रहा ना, ये इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, तो फिर ये एक्सप्रेस कहाँ हो पाएगा, ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा। तो अगर कोई ट्रेट ऑटोसोम पे है, तो ऑटोसोम पे है तो भैया हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए या स्मॉल ए। तो कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए क्या बता रहा है कि कोई ट्रेट, कोई डिसऑर्डर जो है वो ऑटोसोम पे मौजूद है। इसलिए हमने ए इस्तेमाल किया या ऐसे इस्तेमाल किया, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम भी या सेक्स क्रोमोसोम पे होता तो हम एक्स वाई का इस्तेमाल करते। तो कोई डिसऑर्डर अगर ऑटोसोम पे मौजूद है तो हम उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो डिसऑर्डर अगर रिसेसिव है तो रिसेसिव तो सिर्फ यही हो सकता है ना, कोई डिसऑर्डर अगर रिसेसिव है तो वो कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, क्योंकि यहां तो वो कर नहीं सकता, ठीक है। और कोई ट्रेट अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट कब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जब वो कैपिटल ए हो, चाहे वो कैपिटल ए स्मॉल ए हो, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, ठीक है। तो ट्रेट हमने ये पढ़ा कि ट्रेट क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं, ट्रेट कोई क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। अब वो ट्रेट ऑटोसोम्स पे हो सकते हैं या वो ट्रेट सेक्स क्रोमोसोम पे हो सकते हैं। अगर वो ट्रेट ऑटोसोम पर हैं तो फिर वो ट्रेट जो हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकते हैं या फिर वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो डिसऑर्डर पढ़ने हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर पढ़ना है, हमें ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ना है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो ये दो डिसऑर्डर तो यहां से हो गए। अब अगर कोई ट्रेट सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है तो वो कहाँ मौजूद हो सकता है, अगर सेक्स क्रोमोसोम पे है तो वो या तो एक्स क्रोमोसोम पे हो सकता है। ह्यूमन में जितने भी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हैं या कहिए ट्रेट हैं, तो मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम ओनली, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा
वो सब ट्रेट या वो सब डिसऑर्डर जो सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक का मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम पे हैं वो ज़्यादातर एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, लेकिन वाई पर भी होंगे। तो जो डिसऑर्डर वाई क्रोमोसोम पे होंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, और जो एक्स पे होंगे उसे हम कहेंगे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, एक बार वापस देखेंगे जल्दी से। ट्रेट क्रोमोसोम पे मौजूद हो सकते हैं, होते हैं, सॉरी, ट्रेट क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अगर कोई ट्रेट ऑटोसोम पर है और वो डोमिनेंट है, वो ट्रेट डोमिनेंट है, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले रहा है जब इस कंडीशन में हो या इस कंडीशन में हो, तो उसे हम कहेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर या ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। और अगर कोई डिसऑर्डर ऑटोसोम पे मौजूद है और वो रिसेसिव है, अगर वो रिसेसिव है तो हम कहेंगे कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब अगर कोई ट्रेट या कोई डिसऑर्डर अगर सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है तो वो कहाँ हो सकता है, या तो एक्स क्रोमोसोम पे हो सकता है या वाई क्रोमोसोम पे हो सकता है। तो अगर डिसऑर्डर एक्स क्रोमोसोम पर है तो ऐसे डिसऑर्डर को हम कहेंगे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, और अगर वाई पर है तो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा कि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका जीनोटाइप कैसे लिख सकते हैं। तो कैपिटल ए हो सकता है या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। यही दो पॉसिबिलिटी है कि वो डोमिनेंट है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, और अगर वो ऑटोसोमल रिसेसिव है तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, स्मॉल ए है। ठीक है, अब अगर एक्स लिंक डिसऑर्डर है तो हम कैसे दिखा सकते हैं। देखो, ये बता रहा है कि ये एक नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, और ये बता रहा है कि ये एक नॉर्मल मेल है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ट्रेट जो है वो एक्स लिंक पर है तो वो कैसे हो सकता है कि कोई ट्रेट है वो इस एक्स क्रोमोसोम पे हो गया, ठीक है। तो अब ऐसा वाला जो जीनोटाइप है वो क्या बताता है कि XX है तो ये क्या है बेटा, ये तो फीमेल हो गई क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो 2 एक्स क्रोमोसोम है तो ये फीमेल हो गई। लेकिन ये फीमेल जो है वो इस डिसऑर्डर से अफेक्टेड नहीं है, बल्कि ये फीमेल नॉर्मल है। तो सर फीमेल नॉर्मल तो ये भी है, दोनों में अंतर क्या है कि बस ये फीमेल नॉर्मल रहेगी लेकिन ये इस डिसऑर्डर के कैरियर की तरह काम करेगी, ठीक है, कैरियर की तरह काम करेगी। मतलब अब इससे इसके अगले जनरेशन में ये डिसऑर्डर जो है वो जा सकता है। समझ में आ रहा? ठीक है, तो इसका मतलब है कि फीमेल को, अच्छा, और अगर देखेंगे अगर इस प्रकार से है तो XY है तो मेल है, और डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड है तो ऐसे दिखाएंगे, एक्स के ऊपर डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये अफेक्टेड मेल हो गया, ये ऐसा मेल हो गया जिसको ये प्रॉब्लम है, ये एक्स लिंक्ड वाला डिसऑर्डर है। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर फीमेल को अफेक्टेड होना है तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए बेटा उसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर जब तक ये ट्रेट नहीं मौजूद होंगे तब तक वो डिसऑर्डर, वो ट्रेट उसमें एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ये अब ये सिंबल है, सॉरी, ये जो जीनोटाइप है ये किसके लिए हम यूज करेंगे, ये करेंगे अफेक्टेड फीमेल के लिए। किसके लिए करेंगे, अफेक्टेड फीमेल के लिए। समझ में आया? और अगर वाई लिंक डिसऑर्डर है, तो देखिएगा, अगर वाई लिंक डिसऑर्डर है बेटा तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि अगर वाई लिंक्ड है तो ये हो गया नॉर्मल मेल, ये तो नॉर्मल मेल हो गया, ठीक है। तो वाई लिंक्ड है तो जो ट्रेट है वो किस पर मौजूद होगा, वाई क्रोमोसोम पर हो गया, तो ये हो गया अफेक्टेड मेल, ठीक है। भैया वाई लिंक्ड है तो एक्स पे तो हो ही नहीं सकता फीमेल में, समझ में आ रहा, तो फीमेल में तो होने के चांस नहीं है। तो वाई लिंक्ड है तो मेल को ही अफेक्ट करेगा और वो ऐसे होगा। यहां पर देखना, वाई लिंक्ड के लिए मेल कैरियर का काम नहीं कर सकता है, ठीक है, कि तुम कहो कि सर ये अगर ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए
तो ये वाई लिंक का कैरियर का काम करेगा? नहीं करेगा ना बेटा, कि ये वाई लिंक पे नहीं ना है, ये एक्स लिंक पे हो गया। जब तुमने कोई ट्रेट को एक्स पे डाल दिया तो फिर वो तो एक्स लिंक्ड हो गया ना, फिर वो तो एक्स लिंक्ड हो गया। हम कह रहे हैं कि ट्रेट कहाँ मौजूद है, वो वाई पर है, तो उसको ऐसे ही दिखा सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मेल जो होते हैं वाई लिंक के लिए कैरियर का काम नहीं करते हैं, ठीक है। वो या तो नॉर्मल होंगे या तो फिर अफेक्टेड होंगे। क्लियर? अब अगर इनको पेडिग्री एनालिसिस के हेल्प से समझना है तो फिर हमको इनके लिए सिंबल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या सिंबल बनेगा? अगर नॉर्मल फीमेल है तो क्या सिंबल बनेगा बेटा? ऐसे बनेगा। नॉर्मल मेल है तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये भी नॉर्मल फीमेल है, कैरियर का काम कर रही है, तो इसको कहीं कहीं पर बेटा ऐसे भी लिख देते हैं और कहीं कहीं पर सर्कल बनाकर आधा डार्क कर देते हैं, जो बताता है कि भाई देखो ये अफेक्टेड है। बस डार्क इसलिए किया गया है ये बताने के लिए कि ये कैरियर का काम कर रहा है, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे। और अगर अफेक्टेड मेल है तो उसको कैसे शो कर सकते हैं बेटा? उसको ऐसे ही शो कर सकते हैं, ऐसे शेड कर देंगे। शेडेड बता रहा है कि अफेक्टेड है और स्क्वायर बता रहा है कि मेल है, मेल अफेक्टेड है। फीमेल अफेक्टेड है तो फीमेल के लिए ऐसे बनाते हैं और अफेक्टेड है तो उसके लिए हम शेड कर देते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर ये मेल नॉर्मल है तो ऐसे बना देंगे और मेल अफेक्टेड है तो इसको स्क्वायर बनाकर ऐसे शेड कर देंगे। क्लियर हो गया? तो जीनोटाइप बनाना आपने सीख लिया, जीनोटाइप बनाना आपने सीख लिया, और सिंबल भी, सिंबल को भी कैसे यूज़ करना है वो भी आपने सीख लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। अब इस क्रम में अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक पॉइंट जो आपको समझनी है यहाँ पे, एक पॉइंट जो समझनी है कि हमारे एनसीईआरटी में जो पेडिग्री एनालिसिस हमें पढ़ना है ना, वो डिसऑर्डर्स का ही मुख्यतः पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि हमको जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट जो पढ़ना है, तो वो ट्रेट और कुछ नहीं, वो ट्रेट डिसऑर्डर ही है जो पढ़ना है। और मुख्यतः एनसीईआरटी ने 5 डिसऑर्डर को डिटेल बता रखा है। 5 डिसऑर्डर कौन से डिटेल हैं? तो वो बेटा सिकल सेल अनीमिया है, थैलेसीमिया है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, ठीक है। तो ऐसे कुछ 4-5 आपको मुख्य उसने बता रखे हैं, और 1-2 का पेडिग्री चार्ट उसने दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, और बाकी कुछ डिसऑर्डर के नाम दे रखे हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप पेडिग्री एनालिसिस क्या है और क्यों है उसका मतलब जब समझ गए तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेट जो होता है क्रोमोसोम पे होता है, वो या तो ऑटोसोम पे हो सकता है या तो सेक्स क्रोमोसोम पे। ऑटोसोम पे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकते हैं, और सेक्स में वो एक्स लिंक डिसऑर्डर हो सकते हैं, वाई लिंक डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब ये सब के एग्जाम्पल क्या है वो आप जान लें, ठीक है। तो फिर पेडिग्री एनालिसिस कैसे हमको करना है, पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री चार्ट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो हम सीख लेंगे, ठीक है। तो पहले एक बात बेटा कि हम डिसऑर्डर के एग्जाम्पल भी तो देखेंगे, डिसऑर्डर के एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं पहले चाहता हूं कि आप पेडिग्री एनालिसिस के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कुछ रूल्स हैं, कुछ एनालिसिस हैं जो किए गए हैं, ठीक है, मेरे द्वारा नहीं किए गए हैं, ये पहले से हैं, ठीक है, जो हमको अलग अलग किताबों से पता चलती हैं। वो रूल्स आप देख लें, ठीक है, वो रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो रूल्स आपको याद हैं, और जीनोटाइप अगर आप बना ले रहे हैं तो आप पेडिग्री चार्ट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सिलेबस तक के, वो सारे आप कर ले जाएंगे, है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना जो अगर हम जीनोटाइप से लगाने बैठ गए तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाने वाले हैं, और कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ रूल से नहीं लग सकते हैं। तो इसका मतलब हमें कुछ जनरल रूल्स हैं, ठीक है, जो किस ट्रेट के बारे में बता रहा है, किस पे एप्लीकेबल होंगे, तो उससे हेल्प हो सकता है, उससे सॉल्व हो सकता है। अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो फिर कैसे हो सकता है, हम जीनोटाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेना हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जो डिसऑर्डर है एनसीईआरटी में, वो डिसऑर्डर बेटा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, मतलब कि ट्रेट कहाँ मौजूद है, एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है।
वो डिसऑर्डर वाई लिंक्ड डिसऑर्डर हो सकते हैं। ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर हो सकते हैं बेटा। और कौन सा पढ़ा हमने, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इन डिसऑर्डर्स के लिए कुछ ट्रिक है जो हमको पेडिग्री चार्ट को एनालाइज करने में हेल्प करेंगे, उसको आप समझ लीजिएगा। जैसे पहला रूल है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए, ठीक है, वो ये है कि इफ मदर इज अफेक्टेड, अगर किसी फैमिली में अगर मदर अफेक्टेड है ना, मतलब कि मदर के ऊपर कोई डिसऑर्डर है और वो डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम पर है और मदर अफेक्टेड है, इफ मदर इज अफेक्टेड ऑल सन विल बी अफेक्टेड, मतलब कि उसके जितने भी मेल चाइल्ड होंगे वो अफेक्टेड होंगे, ठीक है। इसी को थोड़ा सा परिवर्तन कर दें अगर हम, तो वो वाई लिंक के लिए हो जाएगा। वाई लिंक में क्या रूल हो जाएगा, वाई लिंक में क्या रूल हो जाएगा कि इफ फादर इज अफेक्टेड, इफ फादर इज अफेक्टेड, ठीक है, देन ऑल सन विल बी अफेक्टेड, ऑल सन्स विल बी अफेक्टेड, ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ नियम रिसेसिव और डोमिनेंट के भी हैं, उसको हम अभी देखेंगे, यहाँ देख लेंगे। एक और नियम है सेक्स लिंक को पहचानने के लिए। अगर हम सेक्स लिंक, कोई पेडिग्री चार्ट सेक्स लिंक का है कि नहीं है ना, अगर हम इस ट्रिक से नहीं पहचान सकते तो और कैसे पहचान सकते हैं कि डॉटर विल बी अफेक्टेड, मतलब किसी पेडिग्री चार्ट में हमको ये दिखा रहा है कि पेरेंट है मेल फीमेल और उनकी जो एक डॉटर है वो अफेक्टेड हो गई है, और हम पढ़ रहे हैं ये पेडिग्री चार्ट अगर सेक्स लिंक का है तो डॉटर तभी अफेक्टेड होगी, डॉटर विल बी अफेक्टेड ओनली व्हेन, सिर्फ जब फादर इज अफेक्टेड। ठीक है, तो जब तक उस पेडिग्री चार्ट में फादर नहीं अफेक्टेड दिख रहा होगा तब तक उसका डॉटर अफेक्टेड नहीं है, और अगर डॉटर अफेक्टेड है तो जरूर उसका फादर अफेक्टेड होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो पेडिग्री चार्ट सेक्स लिंक का नहीं है। ऐसे हम पहचानेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर, ठीक। और एक तीसरा भी है रूल इसके लिए, एक तीसरा रूल भी है बेटा जो ज़्यादातर आपको पेडिग्री चार्ट जो दिए जाते हैं उसमें भी एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है, कि इफ बोथ पैरेंट आर अफेक्टेड देयर ऑफस्प्रिंग कैन नॉट बी नॉर्मल, ठीक है, कि अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड है, दोनों पेरेंट अफेक्टेड हम कैसे दिखा सकते हैं भाई, देखो ये फीमेल और ये मेल, उनके बीच का मैरिज है, ठीक है, और ये हो गया वो दोनों अफेक्टेड, और इनसे बन रहा है ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे बनता है, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि दोनों जो पेरेंट है वो अफेक्टेड है लेकिन उनके दोनों जो चिल्ड्रन है वो नॉर्मल हैं, तो फिर ये ऐसा जो है वो ज़्यादातर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का वो पेडिग्री चार्ट संभव नहीं है, ठीक है। हम सारे रूल लगाकर भी चेक कर सकते हैं, हम जीनोटाइप वगैरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं। कई बार सवाल हमको ऐसे मिल जाएंगे कि चारों में से कौन सा है, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, ये पेडिग्री चार्ट किसका है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का है, रिसेसिव का है, किसका है, तो कई बार तो ऐसे ही सवाल हो जाएगा कि 3 नहीं है तो फिर चौथा जो बचा रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपके पास एग्जाम में बच्चा इतना समय नहीं होता है कि आप सारे ट्रिक, सारे रूल, सारे जीनोटाइप सबकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है, लेकिन हाँ आपके पास है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने भाई सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। बाकी आपको समय बचाने के लिए ये रूल्स कुछ आपको मदद करेंगे, ठीक है। सेम यही रूल बेटा आप ऑटोसोमल रिसेसिव में भी ध्यान रखेंगे, सेम यही रूल आप ऑटोसोमल रिसेसिव में भी ध्यान रखेंगे। क्या था रूल कि इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, offsprings cannot be normal, कि अगर दोनों गार्जियन अफेक्टेड हैं तो ऑफस्प्रिंग नॉर्मल नहीं हो सकते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो ऑटोसोमल रिसेसिव का पेडिग्री चार्ट नहीं है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा बेटा ये होता है, इसका जस्ट उल्टा ये होता है। क्या है यहाँ पे रूल, तो यहाँ पर रूल है कि इफ
both parents, if both parents are normal, offsprings cannot be affected। देखो इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं। अब कई बार क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि इस रूल से आपको पता नहीं चल पाएगा, तो फिर हम किसका हेल्प लेंगे? फिर हम जीनोटाइप का हेल्प लेंगे, ठीक है। फिर हम जीनोटाइप का हेल्प लेंगे। उसे करके कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को, वो अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस है। तो ये रूल्स हो गए बेटा, ये रूल्स हो गए, ठीक है। अब उन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल देख लो, इन सबका कि कौन से डिसऑर्डर हैं जो सेक्स लिंक्ड होते हैं, कौन से डिसऑर्डर हैं जो वाई लिंक्ड है, ठीक है। उन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल देख लो जो हमारे एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है। तो बेटा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का जो एग्जाम्पल उसने दिया है वो दिया है कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको डायरेक्ट भी याद हो जाए तो याद रखेंगे कि ये दोनों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। मतलब कि ये वाले ट्रेट जो हैं, ये दोनों ट्रेट कहाँ मौजूद होंगे? एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होंगे। क्लियर है? वाई लिंक डिसऑर्डर में आपको एक ही नाम याद रख लेना चाहिए जिसके बारे में बहुत तो पूछता नहीं है, जिसका नाम है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस भी एक ट्रेट है बेटा, ठीक है। डिसऑर्डर माने या ट्रेट माने एक ही बात है। इसमें क्या होता है कि कानों पर बाल आ जाते हैं जो जनरली मेल के दिखते हैं, है ना। कई लोगों के कान पर पूरे बाल ऐसे बड़े बड़े ग्रो हो जाते हैं, वो होता है हाइपरट्राइकोसिस, जो मेल में ही होता है, क्योंकि ये जो ट्रेट है वो वाई लिंक्ड है, वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे TDF है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, या फिर आपका बाल्डनेस है, गंजापन। तो बाल्डनेस के लिए ये वाला ट्रेट के लिए जो ये वाला ट्रेट जो है वो भी वाई लिंक्ड क्रोमोसोम पे मौजूद होता है, तो ये भी मेल में देखने को मिलता है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जाम्पल जो बनते हैं बेटा, वो एक बनता है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अलावा बेटा थैलेसीमिया है, सिकल सेल अनीमिया है, थैलेसीमिया है, ठीक है। और आपका फिनाइल कीटोन यूरिया है, PKU है, ठीक है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है। और आपको एक आध ऐसे और मिल जाएंगे, लेकिन इतना नाम एनसीईआरटी में दे रखा है जिसमें से ये 3 को उसने डिटेल बता रखा है, फिर यहाँ से उसने इन दोनों के बारे में डिटेल बता रखा है, इनका शायद सिर्फ नाम बताकर छोड़ दिया है, और ऐसे ही एक और नाम बताकर छोड़ दिया है, एक और डिसऑर्डर का सिर्फ नाम बताकर छोड़ दिया है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जिसका नाम है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी बेटा एक प्रकार का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ही होता है, ठीक है, मसल संबंधित दिक्कत है। तो ये सब कुछ हैं आपके, जिनमें से ये 5 को आपको डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पेडिग्री एनालिसिस क्या है। हमने पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। हमने पेडिग्री एनालिसिस का ये ज़रूरत क्यों पड़ा वो भी पढ़ लिया, क्योंकि टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस जो है वो फिजिबल नहीं होते हैं ह्यूमन में। फिर हमने इसका सिग्निफिकेंस पढ़ लिया कि भाई जेनेटिक काउंसलर जो है वो किसी कपल को भाई एडवाइस कर सकते हैं कि आपका जो ऑफस्प्रिंग हो सकता है वो उसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, नहीं, ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, आपने पता कर लिया। फिर हमने कहा कि कोई ट्रेट बेटा वो क्रोमोसोम पे पाया जाता है, कोई भी ट्रेट जो है उसके लिए कोई जीन जिम्मेदार, जीन क्रोमोसोम पे, तो कोई भी ट्रेट जो है वो क्रोमोसोम पे होता है। अब क्रोमोसोम 2 प्रकार के हैं, ऑटोसोमल और एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम। तो इस वजह से कोई भी डिसऑर्डर या कोई भी ट्रेट जो है वो सेक्स लिंक्ड हो सकता है, वो वाई लिंक्ड हो सकता है, वो ऑटोसोमल अगर है तो वो रिसेसिव हो सकता है, और या ऑटोसोमल है तो वो डोमिनेंट हो सकता है। मतलब ऑटोसोम्स पे पाया जा रहा है और वो डोमिनेंट है ना, मतलब रिसेसिव वाले को वो एक हावी हो जा रहा है, एक्सप्रेस कर ले रहा है, जबकि ये कब एक्सप्रेस करेंगे? जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, ठीक है। और इन सभी डिसऑर्डर को पहचानने का ये कुछ ट्रिक है, ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है। और कौन कौन से डिसऑर्डर हमें पढ़ने हैं पेडिग्री एनालिसिस वाले टॉपिक को समझने के लिए, तो वो ये कुछ डिसऑर्डर हैं, ठीक है, जिनके नाम अगर आप डायरेक्ट भी याद रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। कि कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, विच ऑफ द फॉलोइंग
एज अ ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो सवाल ऐसे भी बनते हैं, ठीक है। चलेंगे, तो अब यहाँ से हमको सीधे चलना है पेडिग्री चार्ट को एनालाइज करने, समझने की कैसे वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। चलो, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, ठीक है। इसके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ठीक है, ये ऐसे हमने बना रखा है। इसमें आप समझ रहे होंगे कि ये एक नॉर्मल फीमेल है, ये एक नॉर्मल मेल है, ये एक नॉर्मल फीमेल है, और ये एक अफेक्टेड मेल है, और ये दोनों पेरेंट है, और ये उनके दो ऑफस्प्रिंग है, ये आपस में ब्रदर सिस्टर सिबलिंग है, ठीक है। आपको इसमें ये बताना है कि क्या ये एक ऑटोजोमल, क्या एक ऑटोजोमल रिसेसिव का, क्या एक ऑटोजोमल रिसेसिव का पेडिग्री चार्ट है कि नहीं है, ठीक है। आपको ये बताना है कि क्या एक ऑटोजोमल रिसेसिव का पेडिग्री चार्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आपको रूल याद है तो आप रूल याद करेंगे, क्या याद करेंगे कि इफ बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग कैन नॉट बी नॉर्मल। तो यहाँ तो पेरेंट अफेक्टेड ही नहीं है, यहाँ तो पेरेंट अफेक्टेड ही नहीं है, तो इसका मतलब वो रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो रूल से नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस आपको रूल से डायरेक्ट हो जाएंगे और कुछ आपको जीनोटाइप से करने पड़ेंगे। तो रूल तो अफेक्टेड नहीं है भाई, हम तब ना बता पाते जब ये अफेक्टेड होते और ये नॉर्मल हो जाते, तब हम बताते कि भाई ये ऑटोजोमल जो है रिसेसिव है कि नहीं है, लेकिन यहाँ तो अफेक्टेड नहीं है, तो हम इसको बताएंगे फिर जीनोटाइप से, ठीक है। क्या क्या कह रहा है बेटा, ये ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे कैसे ऑटोजोमल रिसेसिव पता लगाएंगे हम। ये कह रहा है कि जो डिसऑर्डर है वो ऑटोजोम पे है, ठीक है, और वो रिसेसिव है, मतलब जो अफेक्टेड है, ठीक है, जो अफेक्टेड है उनको कैसे लिखा जाएगा भाई, रिसेसिव है तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो डिसऑर्डर रिसेसिव है, डिसऑर्डर रिसेसिव है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, यानी जो अफेक्टेड हैं वो स्मॉल ए हो गए। पहले ये समझना भाई, ऑटोजोम है इसीलिए ए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स वाई कब इस्तेमाल करेंगे, जब सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, जब सेक्स क्रोमोसोम पे होंगे या वाई पे होंगे तब हम एक्स एक्स या एक्स वाई इस्तेमाल करेंगे। अभी हम ऑटोजोम पे, तो इसलिए हमने ए इस्तेमाल किया है। और वो डिसऑर्डर रिसेसिव है, तो रिसेसिव वाला अपने आप को कब एक्सप्रेस कर पाएगा बेटा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ऐसे होगा तब एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ऐसे वाले जो हैं वो कह रहा है कि डिसऑर्डर भाई रिसेसिव है, मतलब ऐसे वाले अफेक्टेड हैं। तो फिर नॉर्मल कैसे हो गए, यानी कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए वाले क्या हो गए, नॉर्मल हो गए। ये मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है, ये समझ में आया। स्मॉल ए अगर अफेक्टेड है, जैसे हमारी डिसऑर्डर है वो कह रहा है कि रिसेसिव है, अगर डिसऑर्डर रिसेसिव है तो ऐसे ही रिसेसिव ऐसे ही एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। तो ये अफेक्टेड है तो नॉर्मल वाले कैसे हो गए, तो ये वाले नॉर्मल हो गए, डोमिनेंट जो है वो नॉर्मल हो गए, ठीक है। अब समझना, तो तुम्हारे इस पेडिग्री चार्ट में ये अफेक्टेड है, अगर ये अफेक्टेड है तो इसको जीनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी के जो बच गए हैं वो या तो कैपिटल ए होंगे या तो फिर कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे, समझ में आ रहा। तो अगर हम इसको कैपिटल ए ले लें, ये भी कैपिटल ए ले लें और ये भी कैपिटल ए लें, तो इनके लिए तो ये संभव है। लेकिन ये पेडिग्री चार्ट देखकर बताओ बेटा कि अगर इस फीमेल में दोनों ऑटोजोम जो हैं, मतलब सारे ऑटोजोम जो हैं वो कैपिटल ए हैं, तो हमको यही तो पता है कि इसमें से आधा मदर से आता है और आधा फादर से आता है बच्चे में। तो अगर इसमें स्मॉल ए है ही नहीं
तो फिर इसमें कहाँ से आ जाएगा? लेकिन हमारे सवाल तो कह रहा है कि भाई ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये स्मॉल है, तो ये नहीं हो सकते। कैपिटल ए तो नहीं हो सकते बेटा। तो अगर ये कैपिटल ए नहीं हो सकते हैं तो फिर क्या हो सकता है? अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो, क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है ना नॉर्मल के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये हो जाएगा तो फिर इसमें स्मॉल ए कहाँ से आएगा? क्योंकि हमको पता है एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, तो कम से कम मदर के पास एक स्मॉल ए तो होना ही चाहिए, और कम से कम फादर के पास एक स्मॉल ए तो होना ही चाहिए। कहोगे सर दोनों स्मॉल ए कर देते, तो दोनों स्मॉल ए कर देंगे तो फिर वो तो अफेक्टेड वाले हो जाएंगे ना। लेकिन ये पेडिग्री चार्ट देखो हमको ब्लैंक कर रखा है, जो बता रहा है कि ये फादर नॉर्मल है। समझ में आया? ठीक है, तो चलो, तो ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब इनमें ये भी पॉसिबिलिटी है और या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए की भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलो, ऐसे ही एक सवाल और है, ये आपके लिए पहला सवाल था। ऐसे लिए एक सवाल और है आपके पास, आपको बताना है, ये सवाल है एक और है, आपको बताना है कि क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का पेडिग्री चार्ट है कि नहीं है। तो आप चलो पहले रूल से देख लेते हैं। तो रूल क्या कहता है कि इफ बोथ द पेरेंट आर नॉर्मल ऑफस्प्रिंग कैन नॉट बी अफेक्टेड। तो यहाँ तो पेरेंट नॉर्मल ही नहीं, रूल तो ये कहता है कि दोनों को नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो इसका मतलब रूल हमारा लगेगा ही नहीं। तो रूल नहीं लगेगा तो फिर कैसे करेंगे? तो रूल नहीं लगेगा तो फिर हम वापस जीनोटाइप की हेल्प लेंगे। ठीक है, वापस हम जीनोटाइप की हेल्प लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये पेडिग्री चार्ट किसका है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का है, मान लेते हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यानी जिसको डिसऑर्डर है वो डोमिनेंट है, जिसको डिसऑर्डर है वो कैसा है? डोमिनेंट है। और ऑटोसोम है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि डोमिनेंट है डिसऑर्डर, या तो वो कैपिटल ए हो सकता है, या वो कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। मतलब ऐसे वाले जो हैं वो क्या है बेटा? वो अफेक्टेड हैं, उनमें डिसऑर्डर है। यानी जो बच गए स्मॉल ए वो कैसे हैं? नॉर्मल है। स्मॉल ए वाले नॉर्मल हो गए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम नॉर्मल वालों को लिख लेते हैं। तो ये सब तो नॉर्मल है, तो ये सब ऐसे हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा? अब ये अफेक्टेड है, तो क्या संभावना है? या तो यहाँ पर कैपिटल ए हो सकता है, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ कैपिटल ए रख देते हैं तो इनमें स्मॉल ए कहाँ से आ गया? स्मॉल ए कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट तो नहीं है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तब जाकर इसमें से ये यहाँ पर आ सकता है, ये यहाँ पर आ सकता है, और एक ये मदर से आ गया। ठीक है, तो अगर हमको ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का पेडिग्री चार्ट का जीनोटाइप बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर एक और सवाल दे कि बेटा ये जो है ठीक है, और कहता है कि ये जो पेडिग्री चार्ट है बेटा वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का पेडिग्री चार्ट है। ठीक है, इसने कहा कि ये जो है ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का पेडिग्री चार्ट है, आप इसका जीनोटाइप बताइए। ठीक है, आप इसका जीनोटाइप बताइए। तो सॉरी एक मिनट, हाँ, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है कि नहीं है ये आपको पता लगाना है। तो अगर ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हुआ तो क्या रूल पढ़ा हमने? अगर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हुआ तो क्या रूल पढ़ा है? ठीक है, कि पहला रूल पढ़ा था हमने कि इफ़ मदर इज़ अफेक्टेड ऑल मेल चाइल्ड विल बी अफेक्टेड। तो यहाँ तो मदर अफेक्टेड है नहीं, मेल चाइल्ड अफेक्टेड, कैसे पता लगाएंगे? तो ये रूल तो काम नहीं कर रहा। दूसरा रूल था कि इफ़ डॉटर इज़ टू बी अफेक्टेड हिज फादर मस्ट बी अफेक्टेड, कि डॉटर विल बी अफेक्टेड ओनली व्हेन फादर विल बी अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम कर रहा है हमारा। तो यानी ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का पेडिग्री चार्ट है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही एक सवाल जो है वो आप करेंगे, एक सवाल आप करेंगे
वाई लिंक डिसऑर्डर का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको पता लगाना है कि ये जो पेडिग्री चार्ट मैं बनाना जा रहा हूँ क्या वो वाई लिंक डिसऑर्डर का है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या ये वाई लिंक का है कि नहीं है पेडिग्री चार्ट। अब वाई लिंक का आपको रूल बताया है, रूल की हेल्प से करेंगे, ठीक है। बेटा जहाँ पर रूल की हेल्प से नहीं हो पा रहा है वहाँ हम जीनोटाइप का हेल्प ले लेंगे, और जहाँ रूल से हो जा रहा है वहाँ हम रूल से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं सिंपल बेसिक। अब थोड़े से और हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप नोट करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप, और कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर बताएंगे कि ये फोर्थ वाला जो है ये वाई लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर का था कि नहीं था, ठीक है। चलो थोड़ा सा समय देंगे बेटा क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है और कह रहा है कि स्टडी द पेडिग्री एनालिसिस एंड फाइंड द ट्रेट इज। इस पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करिए और बताइए कि 4 ऑप्शन दिए हैं, ये चारों ऑप्शन में से ये पेडिग्री चार्ट किसका है। ये ऑटोजोमल डोमिनेंट का है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट का है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव का है, ये एक्स लिंक्ड का है, या फिर ये वाई, या एक और ऑप्शन डाल देते हैं कि ये नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, कि ये किसी का नहीं है, ठीक है। ये भी डाल दो। तो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे मतलब समझ लेना, पहले मतलब समझ लेना कि देखो ये क्या है, ये बता रहा है कि फीमेल अफेक्टेड है और उसकी शादी एक नॉर्मल मेल से हो रही है, अफेक्टेड फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से हो रही है, ठीक है। और उसके देखो यहाँ पर एक नॉर्मल, इन दोनों के बच्चे समझ लेना, इन दोनों के बच्चे जो हैं वो एक नॉर्मल गर्ल है, ये एक अफेक्टेड बॉय है, एक नॉर्मल बॉय है और ये अफेक्टेड गर्ल है। बेटा ये दोनों जो है ना, ये दोनों इनके ऑफस्प्रिंग्स नहीं हैं, ऑफस्प्रिंग्स ये सब हैं, ऑफस्प्रिंग ये सब हैं, ठीक है। ये फिर दूसरा इंडिविजुअल है जिसकी शादी इससे हो रही है, ये कोई दूसरा नॉर्मल मेल है जिसकी शादी इस अफेक्टेड अगले जनरेशन में फीमेल से हो रही है, और फिर उनके आपको ये क्या देखने को मिल रहा है, ऑफस्प्रिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये पेडिग्री चार्ट पढ़ना है और फिर आपको बताना है कि ये इनमें से किसका है, ठीक है। एक काम करो यार, तो काम करो, ठीक है। ये एक्स लिंक लिख लिया, ऑटोजोमल रिसेसिव लिख लिया, ठीक है। और एक काम करो, और जो है वो तुम वाई लिंक्ड लिख लो, एक ऐसे वाई लिंक्ड लिख लो, वाई लिंक्ड एंड एक्स लिंक्ड बोथ, ऐसे कर लो कि एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड दोनों का है, ऐसे फर्जी में लिख लेते हैं। चलो अब सॉल्व कर देखो, तो यहाँ पर कई सारे तरीके हैं बेटा,
कई सारे तरीके हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। मैंने कहा कि पेपर में अगर आपके पास समय है तो आप जो भी तरीका आपको आता है उससे कर सकते हैं, नहीं तो अगर समय नहीं है आपके पास तो फिर कुछ रूल्स बताए हैं और कुछ जीनोटाइप फिनोटाइप बताएं, आप उनकी हेल्प से कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी है क्वेश्चंस करने को कि हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अगर 3 ऑप्शन जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब जो चौथा बच जा रहा है वही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि भाई 4 में से 3 ऑप्शन अगर गलत हो गए तो बचा हुआ आंसर हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो चलो पहले पता लगाते हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का पहले अगर पता लगाने के लिए तो हम रूल पे ही जाएंगे सीधे, पहले तो हम रूल पे ही जाएंगे। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कहता है कि इफ बोथ पेरेंट आर नॉर्मल, तो बोथ पेरेंट कहाँ पे नॉर्मल है? सिर्फ यहीं पे नॉर्मल है। ठीक है, सिर्फ यहीं पे नॉर्मल दिख रहा है और तो कहीं पेरेंट नॉर्मल दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ पे एक नॉर्मल है तो एक अफेक्टेड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल है तो एक अफेक्टेड हो गया, सिर्फ यहीं भी दिख रहा है कि इफ बोथ पेरेंट आर नॉर्मल, अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं तो ऑफस्प्रिंग कैन नॉट बी अफेक्टेड, तो ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं हो सकता है। तो अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल है, ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं हो सकता, तो कैसे हो सकते हैं? ऑफस्प्रिंग जो है वो नॉर्मल हो सकते हैं, तो नॉर्मल है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का हो सकता है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव पे आएंगे। तो ऑटोसोमल रिसेसिव क्या कहता है बेटा? ऑटोसोमल रिसेसिव कहता है कि अगर बोथ पेरेंट अफेक्टेड हैं तो ऑफस्प्रिंग नॉर्मल नहीं हो सकते। तो वो वाला रूल तो यहाँ लग नहीं रहा, तो जीनोटाइप से लगा सकते हैं। ठीक है, जीनोटाइप से भी चेक कर सकते हैं। 1 मिनट, इसको ये हो सकता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव हो, तो जीनोटाइप से चेक करना पड़ेगा। इस पे देखेंगे एक्स लिंक्ड है कि नहीं है। तो एक्स लिंक के लिए क्या रूल है बेटा? एक्स लिंक के लिए क्या रूल है कि अगर फीमेल अफेक्टेड है तो उसके सारे मेल अफेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ मेल कितने हैं? 1 और 2, तो ये तो है लेकिन ये नहीं है। तो अगर मदर अफेक्टेड है तो उसका सन अफेक्टेड होना चाहिए, तो ये तो है नहीं, यानी ये एक्स लिंक तो है ही नहीं। बाकी एक और रूल था कि फीमेल डॉटर कब अफेक्टेड होगी? जब उसका फादर अफेक्टेड होगा, लेकिन यहाँ डॉटर तो अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड नहीं है, तो ये भी रूल नहीं फ्लो हो रहा है, यानी ये एक्स लिंक तो नहीं है। तो जब ये एक्स लिंक नहीं है तो ये एक्स लिंक्ड और वाई लिंक बोथ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी ये 2 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब बचा ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव बचा। ठीक है, तो अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये कह रहा है कि जिसको डिसऑर्डर है वो रिसेसिव है, जिसको डिसऑर्डर है वो रिसेसिव है। तो रिसेसिव डिसऑर्डर वालों को कैसे दिखाएंगे? स्मॉल ए कैसे दिखाएंगे? ऐसे ही दिखाएंगे, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए वाले कैसे हो गए? अफेक्टेड हो गए, यानी कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल वाले कैसे हो गए? नॉर्मल हो गए। ठीक है, तो चलो फटाक से हम क्या करते हैं कि जितने भी अफेक्टेड हैं उनको स्मॉल ए लिख दो। तो बेटा ये भी स्मॉल है, 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 ये भी स्मॉल है। अगर ऐसे लिख देते हो, अगर ऐसे लिख दो, ठीक है, तो जो बच गए वो कैसे होंगे? तो ये कैपिटल ए होंगे या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे। तो ये कैपिटल ए तो हो नहीं सकता है, ये कैपिटल ए हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि अगर ये दोनों हो जाएगा तो फिर यहाँ पर एक स्मॉल ए कहाँ से आएगा? नहीं हो सकता है, यानी ये कुछ ऐसे होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। तो ठीक है, एक इसमें से आ गया, एक इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें। ठीक, अब एक ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है। तो मान लो ये भी हो सकता है कि कैपिटल ए यहाँ से आ जाए, स्मॉल ए यहाँ से आ जाए। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का भी बनता हुआ दिख रहा है। जो आगे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सबके जीनोटाइप ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सबके जीनोटाइप ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव तो नहीं हो सकता है बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता है, सबके जीनोटाइप एक जैसे नहीं आ सकते। ठीक है, तो बच जाता है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का, यानी जो अफेक्टेड है वो अफेक्टेड है वो या तो कैपिटल ए हैं या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हैं। तो एक बार, अब अगर इसको बनाने बैठेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो एक बार आप क्या करिएगा कि जितने अफेक्टेड हैं उनको कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए रख के ये बनाइएगा, इनको सबके जीनोटाइप निकालिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का ही है और किसी का ये नहीं हो सकता है। ठीक है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट में किसका हमने पढ़ा है एग्जाम्पल? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का एग्जाम्पल क्या पढ़ा है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो अगर तुमको डायरेक्ट भी याद है,
अगर तुमको डायरेक्ट भी याद है तो तुमको पता चल जाएगा कि ये जो है ये पेडिग्री चार्ट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का है, क्योंकि एक ही सिर्फ ऐसा पेडिग्री चार्ट एनसीईआरटी ने बना रखा है। तो एक बार आप चेक कर लेंगे कि क्या ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का पेडिग्री चार्ट है कि नहीं है, और आप जीनोटाइप की हेल्प से आप बनाने की कोशिश करेंगे कि देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला एक और सवाल देख लेते हैं बेटा, और एक आपके लिए होमवर्क डाल देंगे हम। ठीक है, तो ये पहला जनरेशन हो गया, ये फर्स्ट जनरेशन बेटा, ये सेकंड जनरेशन है, और ये उनका थर्ड जनरेशन है। तो ये किसी फैमिली के 3 जनरेशन का पेडिग्री चार्ट दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि पेडिग्री इज शोन बिलो फॉर अ डिजीज दैट इज ऑटोजोमल डोमिनेंट। ठीक है, तो ये सवाल हमको बता दे रहा है कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का पेडिग्री चार्ट है किसी फैमिली का, है ना। द जेनेटिक मेडअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन इज, मतलब कि यहाँ पर ये हमको जीनोटाइप पूछ रहा है पहले जनरेशन का। पहले जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा वो पूछ रहा है, और ऑप्शन दिया है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा दिया है कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तीसरा दिया है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, और चौथा ABCD, चौथा दिया है कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो पूछा है कि फर्स्ट जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, तो अगर बेटा ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, तो जितने भी अफेक्टेड है वो क्या हो सकते हैं, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए ही हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको कैपिटल ए लिख दें, यानी नॉर्मल वाले कैसे हो गए, नॉर्मल वाले ये हो गए भाई। अगर ये अफेक्टेड वाले हैं, अगर ये अफेक्टेड वाले हैं तो ऐसे वाले क्या हो गए, नॉर्मल हो गए। तो फिर हमको इनको स्मॉल ए बनाना पड़ेगा। फिर ये कैसे हो गए, ये कैपिटल ए मान लेते हैं कि अफेक्टेड वाले जो हैं वो सबके सब ऐसे हैं। तो पहले इसको बना के देख लेते हैं। तो इनका एक ये अफेक्टेड चाइल्ड और इनका ये एक अफेक्टेड चाइल्ड। तो अगर हम इसको कैपिटल ए लिखते हैं बेटा, कैपिटल ए अगर लिखते हैं, ठीक है, तो ये बताओ कि एक ए तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन ये एक ए कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि ये स्मॉल है यहाँ पे से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भैया एक तो यहाँ से आएगा ही हमेशा स्मॉल है, एक तो हमेशा स्मॉल है आएगा ही यहाँ से, और ये एक ऐसे आ जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट जनरेशन का पूछा है, तो भैया ये तो हमेशा स्मॉल ए होंगे, तो स्मॉल ए तो एक ही दिख रहा है। तो यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अफेक्टेड वाले या तो कैपिटल ए हो सकते हैं या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये कैपिटल ए स्मॉल ए है और ये स्मॉल है, यही तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि और किसी में स्मॉल ए नॉर्मल वाले के लिए तो है नहीं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया बी। ठीक है, इसको एक बार वापस समझना, क्योंकि सवाल कह रहा है कि जिनको डिसऑर्डर है वो डोमिनेंट है। तो डिसऑर्डर वाले डोमिनेंट हैं, तो या तो वो कैपिटल ए हो सकते हैं या कैपिटल ए स्मॉल हो सकते हैं। तो ये ऐसे वाले अफेक्टेड हैं। यानी नॉर्मल वाले कैसे, नॉर्मल वाले ऐसे हैं, ये इंडिविजुअल नॉर्मल दिख रहा है हमको, क्यों, क्योंकि स्क्वायर को शेड नहीं किया है। तो इसका स्मॉल ए हो गया, स्मॉल ए पूरे ऑप्शन में एक ही जगह है ही और कहीं है नहीं, तो ये आंसर हो गया बी। ठीक है,
ऐसे सॉल्व करना। अब एक मैं आपको सवाल यहाँ दे दे रहा हूँ, आप उसको बताएंगे कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, डोमिनेंट है, कि आपका सेक्स लिंक्ड है कि वाई लिंक्ड है। ये किसका पेडिग्री चार्ट है, ये आपको होमवर्क रहेगा। चलो, तो ये आपके लिए रहेगा, आपको बताना रहेगा कि ये चारों डिसऑर्डर जो अभी तो हमने पढ़ा, सेक्स लिंक्ड, वाई एक्स लिंक्ड हो गया, वाई लिंक्ड हो गया, या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव या डिसऑर्डर, तो ये किसका है, ये आप घर पे ट्राई करिएगा। बाकी एक बार फिर से वापस वीडियो को देखिएगा, एनसीईआरटी के लाइनें पढ़िएगा, उनके क्वेश्चंस लगाइएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि आप अब सवालों को लगा पाएंगे, इनको समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमको बताइए कि क्या और आपको टॉपिक ऐसे चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए।